अध्यात्म अर्थात आत्मा की पढ़ाई, आत्मा की स्टडी। और समाज, समाज वो जो आपका, हमारा और सबका एक वैश्विक घर होता है। क्या आज के तिथि में, आज के दिन में हमारे अध्यात्म और समाज में वो समन्वय है, वो तालमेल है जो होना चाहिए? आज इसी अध्यात्म और समाज पे हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी संगठन से डॉक्टर अनीश चंद्र और आचार्य ऋषिकेश उपाध्याय। मैं इन दोनों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले आचार्य ऋषिकेश उपाध्याय, आप ये बताएं कि आप अध्यात्म को कैसे परिभाषित करते हैं और समाज को कैसे परिभाषित करते मोहित जी, सबसे पहले आप मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अध्यात्म अर्थात कि परमार्थ चिंतन, मतलब कि दूसरों के बारे में जो सोचना और से दूसरे परमार्थ, परम अर्थ, दूसरे के अर्थ में, दूसरे के भलाई के लिए जो सोचने का कार्य, उसी को हम परमार्थ। अध्यात्म आपको एक जरिया दे सकता है जिस जरिए आप लोगों की भलाई कर, लोगों की भलाई करने को ही हम अध्यात्म। और समाज को कैसे परिभाषित करेंगे आप? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जहाँ से हम लोग संगठित होकर के रहते हैं वही समाज। ठीक है अनीश जी, आपके नजर में अध्यात्म और समाज क्या है? अध्यात्म, जैसा कि आपने पहले कहा, आत्मा का अध्ययन। तो अध्यात्म से हमारी संस्कृति बनती है, सभ्यता बनती है, जीवन जीने की एक कला आती है। अध्यात्म ही हमें मानवीय गुणों से संपन्न बनाता है। आज के समाज में आदमी के पास सब कुछ है, भौतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक असंतोष की भावना है, एक कमी है, एक मिसिंग लिंक है, जिसके कारण वो संतुष्ट स्वयं को न फील करते हैं, टेंशन में फील करते हैं। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाना IAS अफसर ने गलत कर लिया, फलाने डॉक्टर ने गलत कर लिया, फलाने ने ऐसा कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है, जिससे आज की पीढ़ी, आज का दौर दूर होता जा रहा है, जिस कारण आज समाज अधोगति में जा रहा है। समाज को तो अध्यात्म, समाज को आप जी, कैसे परिभाषित करते हैं? समाज क्या है आपके नजर से? समाज एक, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, हमारे पूर्व के दार्शनिकों ने इसे परिभाषित किया। तो मनुष्य समाज के बीच ही रह सकता है। अगर वो समाज से दूर रहता है तो या तो वो देवता है या फिर पशु है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप समाज को परिभाषित कैसे करेंगे? समाज को आपने परिभाषित नहीं किया, आपने बोला मनुष्य समाज, लेकिन समाज है क्या? व्हाट इज सोसाइटी? जहाँ पर एक चलने का, उठने का, बैठने का, जीवन जीने का एक सही तरीका हो, एक सुव्यवस्थित नियम, कायदा, कानून हो, जिसको रहने वाले सभी लोग पालन करें, तो वो एक समाज कहलाता है। अगर ठीक है, उससे पालन नहीं है, मानवीय मूल्यों पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर वो समाज नहीं रह जाती है, वो फिर एक लोगों का जमावड़ा हो जाता है। ठीक है। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि देखिए, आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, हम लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग से समाज है, समाज से ही हम लोग हैं। तो आज हम लोग जो है, और जो हमारा समाज है, वो किसी और आकर्षण की तरफ जा रहा है, जो उसको नहीं जाना चाहिए। उसको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज वो इंसानी मूल, वो मानवीय मूल को लोग, अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर वो एक ऐसे आकर्षण की तरफ जाते हैं जिसका शायद सही तरीके से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात ये होता है कि आज हम बहुत सारे चिकित्सक को देखते हैं जो सही तरीके से चिकित्सक का काम नहीं करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो सही तरीके से इंजीनियरिंग का काम नहीं करते हैं, बहुत सारे यहाँ तक कि आध्यात्मिक लोग हैं जो तथाकथित आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं, लेकिन वो अध्यात्म के पैरों तले वो क्या क्या करते हैं, ना आपसे छिपा हुआ है, ना आपसे छिपा हुआ है, ना किसी और से छिपा हुआ है।
तो आप कैसे देखेंगे कि आज ये जो अध्यात्म है इसका हमारे आज के समाज में और ज्यादा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है? इसको आप कैसे देखेंगे? कैसे आप चाहेंगे कि ये जो अध्यात्म है ये और हमारे समाज में आगे बढ़े, स्थान पाए? ऋषिकेश जी। तो देखिए मोहित जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के परिवेश में जैसा कि कलयुग का प्रभाव जब से प्रारंभ हुआ, तो हम जानते हैं कि कलयुग लगभग 51 सौ 57 58 वर्ष बीत गए, और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव हुआ और ज्यादा लोग इसमें उलझते चले गए। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान जो है, ये हम अगर माने तो इसमें पाश्चात्य सभ्यता को हम दोष देते हैं। पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को, इसमें हमारे लोग अपने कल्चर को छोड़ करके, अपनी सभ्यता को छोड़ करके और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आकर्षित। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि एक पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जैसे धोती कुर्ता आदि धारण करना, नित्य संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या करना, गायत्री करना, और इससे ही उन्हें तेज की प्राप्ति होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, लेट नाइट तक पार्टी करना, उसके बाद आना, तो लेट दिन तक सोना, आपने अपने पूर्ण दिनचर्या को ही बदल दिया। तो जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग आकर्षित होते चले गए, अपने सभ्यता से हम लोग कटते हुए चले गए, और अपने सभ्यता से कटने के कारण ही हम लोगों की ये दशा हो गई है कि हम लोग चाह कर भी अब पुनः उस रास्ते पे नहीं आ पा रहे हैं कि हाँ हमें कहाँ जाना था, हमारा रास्ता ये था और हमने गलत रास्ता को चुन लिया है। अब डाइवर्ट हो चुका है। अब डाइवर्ट होते हुए लोगों अब पुनः वापस ला करके अपने रास्ते में पहुंचाने का कार्य आध्यात्म नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि अध्यात्म को सही ढंग से समझने वाले, अध्यात्म को सही ढंग से जन जन तक पहुंचाने वाले कितने लोग हैं। मान लीजिए कि हम यज्ञ कराते हैं या कोई भी यज्ञ कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम मंत्र बोल रहे हैं, तो बीच में हमारा कार्य ये होना चाहिए कि मैं उन्हें समझाऊं कि इसका तात्पर्य ये होगा, और ये ऐसा करना चाहिए। जब तक जन जागृति नहीं होगी, लोगों के बीच में आपका परचम नहीं होगा, लोगों के बीच में जन जागृति नहीं होगी, तब तक वो ऐसा होता रहेगा। आप बताएं पनीर जी, आपका क्या नजरिया है इस पर? अध्यात्म और धर्म दोनों में अंतर है। आज लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि वो धर्म को ही अध्यात्म समझती है। धर्म अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हर एक धर्म के अंदर जो तत्व है, प्रेम से रहो, शांति से रहो, हिंसा नहीं करो, किसी को दुख मत दो, ये जो शिक्षा है इसी को अध्यात्म कहा जाता है। तो अध्यात्म हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। इस बात को हमारे पूर्व के कक्षाओं में, विद्यालयों में पढ़ाया जाता था, जिसमें एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा। बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं मोरल वैल्यू, लेकिन आज की पीढ़ी में ये चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, जिसके कारण आज की पीढ़ी के समक्ष विभिन्न तरह की चुनौतियां आ रही है, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके आगे वो सरेंडर कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली। अध्यात्म तो धर्म से ऊपर है, धर्म से अलग की चीज है। ये आत्मा की पढ़ाई है, आत्मा की सारी चीजें, आत्मा से जुड़ा हुआ है ये सारे धर्म है। आपने बोला नैतिक शिक्षा की बात, ये आपके समय में या आपके पहले जो था ये नैतिक शिक्षा था। आज की तिथि में नैतिक शिक्षा जो है वो लगभग हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम से गायब हो चुकी है। लेकिन क्या आपके समय या आपके पूर्वज जो थे उनके समय जो नैतिक शिक्षा थी, क्या उन्होंने वो नैतिक शिक्षा ली? क्योंकि आज जो परिणाम आ रहा है ये वैसे पूर्वज और आपके समय के लोग ही वैसे असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नैतिक शिक्षा तो उन्होंने लिया था, लेकिन क्या सिर्फ नैतिक शिक्षा कागजी रूप से ले लेने से वो आत्मा में आ जाता है? बताएं। इसके साथ साथ हमारे अंदर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन, जिससे कि हमारे अंदर शक्ति आती है। हर कोई इंसान आज जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए,
क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम चाहते नहीं है क्रोध करना, गुस्सा करना, लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं है रिश्वत लेना, लेकिन समय पर ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने अंदर वो शक्ति नहीं है उसको कंट्रोल करने की, काबू करने की। तो वो शक्ति हमारे अंदर तभी आएगी जब हम परमात्मा से स्वयं को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। इसके सिवाय आज संसार में सबके पास ज्ञान है, ये सत्य है, ये झूठ है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, लेकिन आज लोग उस पर चल नहीं पाते। नहीं चल पाने का कारण यही है कि शक्ति की कमी, और वो शक्ति आएगी ईश्वर के जुड़ने से, ईश्वर से जुड़ने से। और प्रतिदिन जैसे एक बाल्टी में अगर कीचड़ हुआ है और हम कहें इसको साफ करना है, तो उसको नलके के नीचे रखना होगा, और नलके से जब पानी जाएगा तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि कीचड़ सारा पानी से, बाल्टी से बाहर हो जाएगा और बाल्टी में स्वच्छ पानी हो जाएगा। तो आज मनुष्य के अंदर चारों ओर जो नकारात्मक वातावरण है, जहाँ सोसाइटी में बैठते हैं, वहाँ अखबार में पढ़ते हैं, वहाँ न्यूज में जाते हैं, वहाँ चारों ओर आज निगेटिविटी ही मिल रहा है। तो पॉजिटिविटी का उसके पास कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई जरिया नहीं मिलता है जहाँ से उसके अंदर पॉजिटिविटी आए। हमारे जो पूर्वज थे, उन्हों की दिनचर्या थी कि वो सुबह उठ कर करके 3:30 बजे 4 बजे नहा धो करके आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते थे, जिस धर्म के भी हों। वो हिंदू धर्म में है तो सुंदर कांड पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हमारी दादी लोग तुलसी में जल डालती थी। तो इस तरह से जब वो लोग का सुबह का 1 घंटा 2 घंटा जब शुभ चिंतन में, पॉजिटिव थॉट्स में बीतता था, तो उसका असर सारे दिन में रहता है। तो उनकी दिनचर्या, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आज से 100 साल पहले जो लोग थे उनके अंदर इतनी करप्शन नहीं थी, इतनी भ्रष्टाचार नहीं थी। लेकिन आज के दौर में डे बाय डे, क्योंकि कहीं से अब सोर्स नहीं रहा है, जरिया नहीं रहा है, तो पॉजिटिविटी आए इंसान में, इसके कारण उसको खुद नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑफिस में गए तो वहाँ वही वर्क प्लेस है, न्यूज चैनल खोले वही है। देखिए मेरा ये कहना है फनीज, हम आपको रोकते हैं बीच में। मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि समाज में हर तरफ नकारात्मकता फैला हुआ है, कहीं पे कुछ सकारात्मक चीजें नहीं दिखती या बहुत कम दिखती है। तो एक कहावत और आती है कि जो सोच है वो हमारे नजर में नहीं, नजरिए में होता है। तो क्या हम सिर्फ ये दोष दें कि समाज ऐसा है इसलिए समाज, आने वाला जो समाज है वो बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको हर तरफ, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो अलग अलग जगह, उसको नकारात्मक चीजें ही दिखती है, उसको सकारात्मक चीजें नहीं दिखती। तो अगर नहीं दिखती है तो वो हमें देखना होगा, क्योंकि हम वो इंसान है, एक इंसान वो है जो खुद में क्रांति ला सकता है। अनिश जी, आप बताएं इस पे। जी जरूर। हम कोई भी कारण के लिए दूसरे को दोष नहीं दे सकते। आज लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, जमाना खराब है, तो हमें स्वयं को बदलना है। हम ये बोलें कि हम जिम्मेवारी लें कि मुझे बदलना है। जमाना को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप ही अभी दोष दे रहे थे इसलिए ये आज सवाल था, इस क्योंकि आप, संसार में, हाँ बताएं, बोले, कुछ बोल रहे थे। इस संसार में एक आदमी को हम परिवर्तन कर सकते हैं, और वो एक आदमी इस संसार में कौन है? वो खुद। मैं स्वयं। बस ये एक संकल्प ले लें हम कि मुझे स्वयं को बदलना है, तो मेरे को देख करके अन्य बदलेंगे और जग बदलेगा। इसलिए हमारे यहाँ स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। When we change, the world change। ऋषिकेश जी, तो ये अगर हम अपने मन में रखते हैं तो हमारे आगे समाज एक आदर्श समाज बनता है। ऋषिकेश जी आप बताएं, आप समाज में क्या देखते हैं? नकारात्मकता देखते हैं, सकारात्मकता देखते हैं, या क्या? देखिए मोहित जी, कहीं भी सिक्का का दो पहलू होता है। जहाँ हेड होगा वहाँ टेल जरूर होगा। थोड़ा सा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई कारण नहीं। मैं, तो सिक्का का दो पहलू होता है। जहाँ हेड होगा वहाँ टेल भी होगा, नॉर्थ होगा वहाँ साउथ भी होगा। तो निगेटिविटी है, साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी है। और जब तक इन दोनों का संतुलन नहीं है तो संसार चल कैसे रहा है ये भी बात है। तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन बात कहाँ आती है कि वो चंद बुरे लोग हावी होकर के अच्छे लोगों पे हावी हो जाते हैं।
वो चंद लोग संगठित होकर के अच्छे लोगों पे हावी हो जाते हैं। तो इससे बचने का उपाय है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉजिटिव होकर के और संगठित होकर के उन नकारात्मक लोगों के ऊपर में बेहावी हो जाए, तब जाकर ये होगा। तो समाजिकता में निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों है। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी हम पैनल में 3 लोग हैं। मैं हूँ, ऋषिकेश जी आप हैं, और पनीर जी आप हैं। हम तीनों का जो उम्र है वो 20 से 40 के बीच में। हम लोग एक तरीके से कहें तो हम लोग युवा वर्ग में आते हैं। हम लोग हम लोग जब ऐसी बातें कर सकते हैं, हम लोग जब ऐसी ऐसी चीजों पर अगर हम बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हमारे जो पूर्वज हैं या फिर हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं, वो ऐसी चीजों पे बात करें। क्योंकि लगता है कि समाज में वो लोग जो हैं, जो मार्गदर्शक वास्तव में होने चाहिए, वो आज वो मार्गदर्शक के रोल नहीं निभा रहे हैं। बताएं। मोहित जी, मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं कि कॉल आ गया था। बात ऐसी है कि मुझे जहाँ तक समझ आया है कि जो हमारे पूर्वज है या वृद्ध लोग, हमसे जो बड़े लोग हैं, वो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था। यही प्रश्न रहा ना, तो इसका जवाब मैं इतना से देना चाहूंगा कि पूर्व आज से चंद वर्ष पूर्व जब हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, तो कदापि गांव में घूमने जाया करते थे। और उस समय मान लीजिए कि बाल्यावस्था में मैं रहा या कोई भी रहे, तो थोड़ा सा शरारती था। ठीक है, एक जैसे बोल रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा शरारती था या अन्य जो भी लोग शरारती। उस समय मैंने देखा कि कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग थे हमारे समाज के, वो आ करके और मेरी गलती के ऊपर में मुझे डांटा करते थे, या फिर मेरे घर पे पहुंच करके मेरे माता पिता से शिकायत कर दिया करते थे, या कभी 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 तो मार भी दिया करते थे। सपोज दैट एक सामाजिकता के नाते मैं, या जो पूर्व का रहा उसके नाते मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज के परिवेश में ऋषिकेश जी, अनिल जी आप बताएं, आपका इस पर क्या नजरिया है? ऋषिकेश जी का थोड़ा सा तकनीकी समस्या है, बताएं। जी, हम्म। पूर्व के परिवेश में और आज के परिवेश में परिवर्तन तो अवश्यम भावी है। और जैसा कि सभी जान रहे हैं कि डे बाय डे दुनिया डाउनफॉल में ही जा रही है, और ये जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जैसे कि एक नजरिया है कि एक समुद्र के किनारे में बहुत सारे केकड़े जब बीच पर पड़े थे, तो एक बच्चा उसमें से एक एक केकड़े को उठा के समुद्र में डाल रहा था। तो वहां जाने वाले लोगों ने पूछा कि अरे यहाँ तो हजारों की संख्या में है, तुम कितनों को बचा पाओगे? तो उसने उठाया एक को और उसको समुद्र में डाला। बोला इस एक को तो मैं बचा पा रहा हूँ ना, यही मेरे लिए काफी है। उस जीव के लिए काफी है कि उसका जिंदगी बच गया। तो इस संसार में निगेटिविटी भी रहेगा, पॉजिटिविटी भी रहेगा। हम अपने परिवेश में, अपने समाज में जितनों को हम परिवर्तन कर सकें अपने द्वारा, यही हमारे लिए उपलब्धि रहेगी, और उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस समाज के लिए उपलब्धि होगी। और एक आशा की किरण लेकर के हम संसार में आगे बढ़ करके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते मैं ऋषिकेश जी आप कुछ कह रहे थे, बताएं। बोल रहा था, एक कॉल आने के कारण से मुझे जाना पड़ा था। कोई नहीं। मैं बोल रहा था कि पूर्व में जैसे हम लोग बचपन में थे, तो उस समय गलती होने पे बड़े बुजुर्ग लोग हमें डांट मार या शिकायत कर दिया करते। लेकिन आज के समय में, आज के परिवेश में वैसा करने से उनके, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो झगड़ा करने के लिए चले जाते हैं। तो लोग आजकल दूसरे को बदल नहीं सकते। तो फैक्ट कि आजकल लोग खुद बदले, जैसा कि फणीश चंद्र जी, डॉक्टर फणीश चंद्र जी ने कहा कि स्वयं आप बदलिए, तब संसार को बदलने की आप मादा रखते हैं। अन्यथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार बदले न बदले, आप स्वयं में चेंजिंग लाइए। यदि आप गलत रास्ते पे हैं तो आप सही रास्ते पे चलिए। तो ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जो पहले हुआ करता था, जो लोग इनिशिएटिव लिया करते थे, आज वो इस डर से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं क्योंकि उनके खुद के परिवार वाले शायद उन पर हावी हो गए। यही कहना था ना, यही था। तो अब मेरा
अब हम इस सेशन को वाइंड अप करने की तरफ, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आखिर हम इस आत्मा के अध्ययन, अध्यात्म को इस समाज से कैसे जोड़ें, कैसे इसको पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, कैसे इसको दिनचर्या में लाना चाहिए, और कैसे हमें इसको लागू करना चाहिए, ताकि कम से कम आने वाला जनरेशन जो है वो हम पर ये आरोप न लगाए, हमारे पे ये लांछन न लगाए कि हमारे पूर्वज और हमारे जो बुजुर्ग थे वो उन्होंने भी वही किया जो नहीं करना चाहिए था। कनीश जी आप बताइए। जी सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये बहुत ही सकारात्मक प्रेरणा देता है। और इस बात को लेकर के हमारे एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारीज के अंदर प्रोफेशन वाइज 20 विंग्स बने हैं, जिसमें एक मीडिया विंग भी है, समाज सेवा प्रभाग सोशल सर्विस विंग भी है, धार्मिक रिलीजियस विंग भी है। उसी तरह से एक विंग है जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा प्रभाग। शिक्षा प्रभाग और युवा प्रभाग, यूथ विंग के द्वारा एक कोर्स बनाया गया है, जो स्कूल में हम लोग बच्चों के बीच जाकर के 6, 7, 8 में जाके बच्चों को मोरल एजुकेशन देते हैं, सप्ताह में एक दिन जाकर के। इसके ऊपर केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो पूरे भारत में उनके 1000 से अधिक स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने सभी प्रिंसिपल्स को माउंट आबू, जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का राजस्थान में, वहाँ बुलाया, 3 दिन का उनका ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया पूरे देश भर के लिए। सभी स्कूल्स में वो लेटर गया कि आप अपने निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें, वहां से कोई भी भाई या बहन आके बच्चों को सप्ताह में एक दिन मूल्य शिक्षा दें। क्योंकि उन्होंने का यही तर्क था कि हम अपने शिक्षकों को भी ये कोर्सेस ऑफ स्टडी देके पढ़ाने को भेज सकते हैं कि आप अनुशासन पढ़ा दीजिए, आप ईमानदारी पढ़ा दीजिए, आप नम्रता, सद्भावना, सहनशीलता, जो भी मोरल वैल्यू, लेकिन उनका कहना है कि जब आदमी खुद पान खा रहा है और बच्चों को कहेगा पान नहीं खाओ, तो बच्चों पर असर नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से ही भाई या बहन जाकर के पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में वो मौलिक गुण है, नैतिक गुण है, और वो जब कहेंगे बच्चों को तो इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर एक गांधी जी का भी उदाहरण आता है कि एक माँ अपने बच्चे को ले गई बापू के पास कि बापू मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको एक बार समझा दीजिए तो ये दोबारा नहीं खाए। तो बापू ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम 1 सप्ताह के बाद इसको लेकर के आना। और जब 1 सप्ताह के माँ लेकर के गई तो बापू ने उनका, बेटे गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम आज से गुड़ छोड़ दोगे खाना? तो बच्चा बोला जी बापू, आज से मैं गुड़ खाना छोड़ दूंगा तो या कम खाऊंगा। तो माँ ने कहा बापू इतना ही कहना था तो आप 1 सप्ताह पहले कह देते, क्यों 1 सप्ताह मेरा समय इस। तो बापू ने उन्हें कहा कि मैं खुद भी गुड़ खाता था, तो 1 सप्ताह लगा मुझे गुड़ को छोड़ने में या कम करने में। अब मैं जो बच्चे को कह रहा हूँ तो बच्चा स्वीकार कर रहा है और ये हमारे सामने प्रॉमिस कर रहा है कि आगे से मैं गुड़ ज्यादा नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए जी बोले तो ये ठीक है। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। नहीं, तो मेरा यही कि कहना हम है कि आपने बोला कि ये जो आत्मा की शिक्षा है, जो अध्यात्म है, इसी से हमारा जो समाज है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ, एक अपने बीमारी के इलाज का एक परमानेंट सॉल्यूशन जो समाज का है वो अध्यात्म, आत्मा की का अध्ययन है। आप अध्यात्म से, आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन जिससे आप जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो संसार भर में इन सारी चीजों की, ईमानदारी की और बहुत सारी चीजों की आचरण की शिक्षा देती है। लेकिन मेरे साथ ऋषिकेश जी भी हैं और मैं भी हूँ। हम दोनों को ये नहीं लगता कि आप लोग जितने दिन से ये संगठन चला रहे हैं, आप नए जुड़े होंगे लेकिन आपका संगठन बहुत पुराना है, तो अभी भी इस संगठन 85 का साल 85 साल, अभी भी इस संगठन का उतना व्यापक असर क्यों नहीं हुआ? आप लोग जब इतने दिन से ये चीज कर रहे हैं, तो आज आपको कम से कम माउंट आबू, राजस्थान या बिहार, चूंकि आप बिहार मुजफ्फरपुर से हैं, तो आपको आज यहाँ पे सब लोग जान रहे होते, आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए होते और ईमानदार हो गए होते। लेकिन और इधर आपसे ऋषिकेश जुड़े जी होते हैं। आपसे जुड़े हुए होते, लेकिन ऋषिकेश जी को भी और मुझे भी नहीं लगता है कि ये चीज है। आप कहीं चूक रहे हैं या फिर आपका संगठन कहीं चूक रहा है अपने प्रचार के साथ। जी बात सही है, क्योंकि आज की डेट में 15 लाख से अधिक भाई बहन है, क्योंकि शेर हमेशा एकांत में चलता है, झुंड में नहीं चलता है। तो हमारे संस्था में वही लोग रेगुलर जुड़ पाएंगे जिनके अंदर एक कैलिबर होगा। और 15 लाख से अधिक भाई बहनें हैं आज की डेट में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, जो हर तरह के व्यसन, बुराई
बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब और जिस तरह के प्रलोभन है इन सब से वो दूर हैं और प्रतिदिन मुरली क्लास, जिसको हम लोग ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, सुबह 7 से 8 हमारे हर एक सेवा केंद्र पर होता है, तो वहाँ जा करके सुनते आपने हैं और आपने अपने बहुत जीवन अच्छी में मानवीय आप गुणों को धारण। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपने बोला शेर वाली बात और कुत्ते वाली बात। शेर और कुत्ता जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हो ही जाएंगे, जो बुरे हैं उनको अच्छा बनाना शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आपने इसको बुरा जी अपने जी ऊपर लिया, बिल्कुल लेना चाहिए, यही मेरा इच्छा भी था कि आप इसको बुरा माने। लेकिन आपने शेर और ये चीज बोला कि जो अच्छे हैं वो जुड़ रहे हैं, जो बुरे हैं वो नहीं जुड़ रहे, तो बुरे को ही तो अच्छा बनाना आपका अचीवमेंट है, अच्छे को तो अच्छा हम भी बना सकते हैं, ऋषिकेश जी भी बना सकते हैं और भी कोई बना सकता है। जी आप तो ब्रह्मा कुमारी संगठन इसी के लिए बना है। जी ऋषिकेश जी आप बताएं, कुछ बोल रहे थे। प्रोफेसर साहब, मेरा एक प्रश्न है। देखिए, इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। प्रश्न ये था कि मैं भी जानता हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय महाविद्यालय के बारे में, यहाँ गुरौल के पास में आप वहीं पे कार्यरत हैं। नहीं, हम आम गोला मुजफ्फरपुर में है, बाकी करौल के पास हमारा बड़ा रिट्रीट सेंटर बन रहा है भगवानपुर में। यहाँ आमगोला में है, हाँ, ये भी। तो अब कहने का मतलब है कि देखा जाए, यदि हमारी संस्था है और 85 वर्ष पुरानी हमारी संस्था है, तो ये संस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतना इसका जड़ व्यापक रूप से होना चाहिए, जो मूल कहा जाता है। जब हमारा ज्ञान क्या है? ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करना है। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसमें आधुनिक पढ़ाई नहीं होती है। आधुनिकता से भरी हुई सब कुछ पढ़ाया जाता है। आधुनिकता के इस युग में हम पिछड़ भी नहीं सकते। तो विज्ञान सब कुछ पढ़ाई होता है, परंतु क्या कारण है, किस कारण से हम पीछे रह रहे हैं, ये जो है मूल चीज है। और इस मूल को सोचना या इस मूल को व्यापक रूप में करना ही अब एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विद्यालय, आपने कहा कि सिंह अकेले में चलता है। सिंह तो अकेले में चलता है क्योंकि, परंतु ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विद्यालय से किसको क्या डर? देखिए फनी जी, बात यहाँ पे आती है कि ऋषिकेश जी ने जो बोला और मैंने जो बोला, वो आप पर इसलिए बोला क्योंकि आप हमें और ऋषिकेश जी को और शायद बहुत सारे लोगों को इकलौते ऐसे संगठन दिखते हैं जो अध्यात्म की स्टडी, अध्यात्म की को आगे ले जाने की बात करते हैं बड़े व्यापक स्तर पे, लेकिन आप ये मोहित जी, कर मैं नहीं पा रहे और हैं। मोहित जी, बोले। मैं एक बात जोड़ करके और वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मुझे और भी कार्य है, तो मैं निकलना चाहूंगा। बिल्कुल। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के परिवेश में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो सरकार ने संस्कृत को तो एकदम डुबा दिया है। संस्कृत को दोजम दर्जे की भाषा का भी अधिकार नहीं दिया है सरकार। तो लोग भी संस्कृत से तो कटते जा रहे हैं। संस्कृत ये भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, और कंप्यूटर में सर्वप्रथम नासा ने ये किया है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम जो भाषा है, सबसे अच्छी भाषा यदि कोई होगी तो वो संस्कृत भाषा होगी। परंतु जो सरकार ने किया है संस्कृत के साथ में, कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बच्चे तो आकर्षित हो नहीं पा रहे हैं संस्कृत की तरफ, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं संस्कृत। यदि संस्कृत पढ़ना चाहेंगे तब ना ब्रह्मा कुमारी के प्रोफेसर हो या कोई भी हो, या मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी बच्चे को आध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहेगा। आज के समय में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रह गया है नौकरी। नौकरी के अलावा शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं। तो कहाँ से ज्ञानी होंगे आपके समाज में? बिल्कुल यही मेरा कहना है। और फनी जी से मेरा एक सवाल और है, उसके बाद हम आखिरी सवाल ऋषिकेश जी आप पर आएंगे। फनी जी, ऋषिकेश जी ने जो बोला कि आज जो है हमारा, चाहे वो संस्कृत हो या फिर ओवरऑल संस्कृति हो, कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा लैप्स कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा पीछे जा रहा है, इसको हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, कनीज जी आप जैसे लोग, ऋषिकेश जी आप जैसे लोग और आपकी सोच जैसे लोग आगे बढ़ें और इन सारी चीजों को कम से कम जो चीज हम खो रहे हैं उसकी घर वापसी करवाएं। कनीज जी आप इस पर आखिरी स्टेटमेंट बताएं। जी, जिम्मेवारी ये हम सबकी बनती है, और अगर किसी भी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाना है तो उसमें सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक राजनीति और सत्ता इसमें सहयोगी नहीं बनेगी, हम आप बहुत दूर तक
नहीं कर पाएंगे इस काम को। लेकिन और जहां तक कर सके वहां तक तो हम आप करेंगे ना, सच्चा जी, पक्ष का समर्थन जरूर मिले या ना जरूर मिले। जरूर 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 उसको हम लोग अवश्य करेंगे और कर रहे हैं आगे भी, और अच्छे से करेंगे। बस जरूरत है कि हम सब समय प्रति समय जल्द से जल्द हफ्ता में मिलते रहें और इस पर क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस पर मीटिंग करें और फिर आगे का प्रपोजल बना के उस पर काम करें। जब तक हाथ से हाथ साथ ही हाथ बढ़ाना ये जो बात है, तो अकेला थक जाएगा, तो जब तक हाथ में हाथ साथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं समाज की, तो हमें तो जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह की बात है। जी ऋषिकेश जी, आखिरी स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे। मैं 2007 से IPS कुणाल जी, किशोर कुणाल आप जानते होंगे, निश्चित पते होंगे, क्या सर आप जानते हैं? किशोर कुणाल जी को पनीर जी आपसे कुछ सवाल। जरूर 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 उनसे हाँ, मतलब भेंट भी है। हाँ, तो माननीय प्रज्ञापीठ एक विद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था पटना में। मैं उस विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ 2007 ईस्वी में। और उसके बाद में तो हम लोग की मुलाकात होती थी, प्रतिदिन हम लोग लगभग 1 घंटा 2 घंटा बैठते थे एक साथ में। और लगभग किशोर कुणाल स्वयं आते थे हम लोगों से मिलने के लिए, और प्रतिदिन हम लोग घंटा 2 घंटा बैठ करके एक साथ में किया करते थे कि कैसे करना है। तो इसमें कोई सत्ता का उन्हें एक रत्ती नहीं मिला था सहयोग। उन्होंने स्वयं से एक संस्था बनाया और संस्था के माध्यम से उन्होंने अपना किया। आज एक संस्था है महावीर मंदिर, आप जानते हैं पटना। उस संस्था के द्वारा कितने ही लोगों का जीवन चल रहा है, कितने ही लोगों का ये चल रहा है, और देख रहे हैं उनकी कार्य को हम। तो अगर सत्ता हमें सहयोग नहीं करती है तो सीधे से बोलेंगे ना, तो सिंहासन खाली करो की जनता आती। बिल्कुल, मतलब आपका ऋषिकेश जी आपका ये कहना और फनी जी आपका ये कहना है कि हमें अध्यात्म की जरूरत है अगर हमें समाज को सही में है ना। वैसा समाज आप बनाना। जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बोले। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया किसने था? बताएं। चाणक्य ने। चाणक्य चाणक्य ने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। उस 18 वर्ष के बालक को, मात्र 18 वर्ष के बालक को, और चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, इतना बड़ा शासक बना दिया, पूरे देश के राज करवा दिया। तो आखिर वो चाणक्य था कौन? आध्यात्म से जुड़ा था, हमारे आपके समाज से जुड़ा था, और मंत्री महामंत्री रहते हुए स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को भी बनाया, उसके बेटे को भी बनाया महाराज। तो आप कर सकते हैं, यू कैन, बट यू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, यू बिलीव, जो जो आपने बोला यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन, तो ये जो बिलीव इन माई सेल्फ और योर सेल्फ है यही अध्यात्म, और इसी की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग सारे आध्यात्मिक हो जाएं तो शायद संसार का सारा समस्या ही, आतंकवाद हो, अपहरण हो, सब खत्म। एक बात और मैं कहूंगा, एक बात और कहूंगा, आपका जो ये अध्यात्म है, ये मेन आज के तरीके से हम जानते हैं कि ये बाबाओं के, या ऐसा कहूँ कि मैं भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ, परंतु ये पंडितों के बीच में फंस कर रह गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ढोंग और तथा कथित के पास ही रह गया है, ये सही तरीके से नहीं। पाखंड, पाखंड जो बोल रहे हैं, ढोंग बोले पाखंड, तो पापस से खंड है, इसी पाखंड है। जो पाप कहीं एक खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि स्वयं कुछ पढ़े नहीं, स्वयं कुछ पढ़े नहीं, कुछ जाने नहीं, कुछ समझे नहीं, और जा करके दूसरे को हम पढ़ाने लगे, जो फैक्ट है, तो फिर हम उन्हें क्या परोसेंगे? सिर्फ तो मंत्र बोल देने से जजमान क्या जान रहे हैं, या जो भी है तो क्या जान रहे हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होता है या इसका मतलब क्या नहीं होता है। तो स्वयं तो पहले उसके उस नॉलेज को ग्रहण करें, उसे ग्रहण करें, उस विद्या को ग्रहण करें, तब आप जाकर के कर्मकांड करें। आप वास्तविक रूप से कर्मकांड क्या है ये लोगों को समझाएं, या मान लीजिए अध्यात्म क्या है वो जाकर के समझाएं। आत्मचिंतन, परमार्थ चिंतन, तो चिंतन स्वयं के बारे में चिंतन करना, परमार्थ चिंतन दूसरे के बारे में चिंतन करना, यही आध्यात्म। और जब तक दूसरे के बारे में अर्थात कि समाज के बारे में चिंतन करना, आध्यात्म से ही समाज के बारे में चिंतन किया जा सकता है।
बिना अध्यात्म के समाज के बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर समाज कैसे अच्छा रहे, समाज यदि सुखी होगा, मान लीजिए मैं एक सुखी समाज से अगर बिलोंग करता हूँ, मैं एक समाज में रहता हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं सुखी। यदि मैं एक गरीब समाज में रहता हूँ तो मैं गरीब कहलाऊंगा। ठीक है, तो फिर हम अपने डिबेट को यहीं वाइंड अप करते हैं और आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, बोले कि हम सबको सप्ताह में एक दिन जरूर इस पर बैठ करके, चाहे अगर फिजिकल रूप से ना हो तो ऑनलाइन जैसे भी मीटिंग हो रहा है, ऐसे एक समय निश्चित कर लें हर संडे को, जैसे आज शनिवार को मिल रहे हैं, तो इस तरह से 15 मिनट या आधा घंटा ही हम लोग मिलते हैं, तो इस पर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक दूसरे का आप होमवर्क दे दीजिए, प्रपोजल